नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति एक बार पुनः आप सभी दोस्तों के बीच हाजिर। और इस सेशन में अपन बात करते हैं हिंदी विषय को लेकर। और हिंदी विषय में आप सबको पता है अपन चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम जो है वो वर्णों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने बात की स्वर, व्यंजन और फिर वर्णों को जो उच्चारण स्थान के आधार पर अपन ने डिवाइड किया, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर अपन ने डिवाइड किया, आदि बहुत सारी चीजों की अपन ने चर्चा कर ली थी। आज जो अपना वर्ण विचार जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो अपना लास्ट जो पॉइंट है वो मैं आपका क्लियर कर देता हूं। हालांकि ये वर्ण विचार से हटके कुछ टॉपिक ले रहा हूं, क्योंकि जब वर्ण विचार का हिस्सा है तो अपने को बहुत डिटेल से जब पढ़ना है तो इन चीजों को साथ में पढ़कर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो चर्चा कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं वर्ण विचार को लेकर। और इस वर्ण विचार में जो टॉपिक लिया मैंने वो टॉपिक है आज अपना डे और ढे की पहचान के विशेष नियम। अब डे और ढे की पहचान के जो विशेष नियम होते हैं, तो मैंने आपको बताया था, जब वर्णमाला पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, एक तो होता है डे इस प्रकार और एक होता है ढे इस प्रकार। और इन्हीं के साथ अगर मैं इस प्रकार लिख दूं, इन्हीं को ये डे लिख दिया और इसके नीचे ऐसे बिंदी लगा दी, और एक मैंने मान लो इस प्रकार ढे लिख दिया और इसके नीचे इस प्रकार बिंदी लगा दी, तब ये क्या पुकारा जाता है? इनको जो बोलते हैं तो इनको तो डे और ढे बोलते हैं, इनको अडे और अढे बोलते हैं, अडे और अढे बोलते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है? कहां पर तो ये डे और ढे लगता है, कहां पर ये अढे और अढे लगता है, इनके बारे में अपने को जानकारी लेनी जरूरी होती है। जब बात जरूरी होती है तो इन चीजों पर चर्चा करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। जब एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो अपना फर्ज बनता है उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करना। तो अपन उन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। 4-5 नियम है, इन नियमों को जैसे ही पढ़ लेंगे फिर अपन अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, संधि वाला टॉपिक। तो आज की क्लास में मैं शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप अभी भी हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बगल में बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लीजिएगा। और पता है, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक करना कदापि ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक पहुंचाएं। तो अब अपन इन नियमों की चर्चा करें। इससे पहले आपको समझ में आ गया होगा किन चीजों की चर्चा करेंगे। हाँ, डे और डे यानी कि अडे और अढे के नियमों की चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब इन डे और डे की बात करूं, पहले आप सीधा सीधा समझ लो। देखो, 2-3 चीजें होती है। एक तो क्या होता है कि भाई जब किसी भी जगह ये वर्ड जो अगर आ जाए, भाई अपन मैं बात करूं यदि डे और ढे का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए, यानी कि या तो एक तो है किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए, दूसरा इन डे और ढे का प्रयोग जो है कहीं अनुस्वार है, अनुस्वार यानी कि आप जानते हो ना ये, या पंचम वर्ण के बाद हो जाए। हाँ भाई, कहां पर? पंचम वर्ण। अब पंचम वर्ण आप जानते हो क्या होता है? जैसे अडे है, ने, ये जानते हो ना, ये मैं। अगर कहीं इनके बाद हो जाए तो भी क्या होगा? ये डे और ढे के रूप में प्रयोग होगा। कहीं प्रारंभ में यदि किसी शब्द के प्रारंभ में डे और ढे का प्रयोग हो जाए तो भी ये डे और ढे ही होगा, ये अडे और अढे नहीं होगा। तीसरी बात, अगर ये किसी अंग्रेजी शब्द यानी अंग्रेजी शब्द या फिर किसी विदेशी शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं, यानी कि मैंने कहा यदि किसी अंग्रेजी शब्द में या फिर विदेशी शब्द में भी डे या ढे का कहीं प्रयोग होता है तो भी वो डे और ढे के रूप में होगा, अडे और अढे के रूप में प्रयोग नहीं होगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। तीसरी बात और चौथी बात, 3 बात हो गई। चौथी बात क्या है? अब जब इन्हीं शब्दों के अपन प्रयोग की बात करूं तो भाई जैसे अपन ने कुछ सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि तत्सम और तद्भव 2 रूप होते हैं। एक चीज होती है तत्सम और दूसरा रूप होता है क्या? तद्भव। यानी तत्सम का मतलब होता है कि वे शब्द जो एडिटी जो संस्कृत भाषा के शब्द सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, कौन से वर्ड कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। यदि किसी तत्सम वर्ड में डे और ढे का प्रयोग हो जाए तो वो इसी रूप में होगा, ना कि इसी रूप में। इन 4 रूपों को छोड़ दिया जाए, तत्सम को, अंग्रेजी या विदेशी भाषा शब्द, प्रारंभ और अनुस्वार या पंचम वर्ण, इन 4 चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में ये डे और जो ढे है ये सभी रूपों में किस रूप में प्रयोग होते रहे? अडे और अढे के रूप में प्रयोग होते हैं। चारों चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। यानी कि मैंने आपको अच्छे से बताया कि अगर किसी वर्ड के प्रारंभ में यानी किसी शब्द के प्रारंभ में कोई डे और ढे का प्रयोग हो तो वहां पर इसी रूप में प्रयोग होंगे। अनुस्वार या पंचम वर्ण के बाद अगर प्रयोग हो तो भी इसी रूप में प्रयोग होंगे। तत्सम शब्दों में भी इसी रूप में प्रयोग होंगे और अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में भी इसी रूप में प्रयोग होंगे। इन 4 कंडीशन को छोड़कर सभी जगह डे और ढे किस रूप में प्रयोग होते हैं? अडे और अढे के रूप में प्रयोग होते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई तो अब चारों रूल समझने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी हमें। अब कोई दिक्कतें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने चारों रूल समझ लिए हैं। अब अपन एग्जाम्पल के साथ प्रत्येक नियम की अपन क्या कर लेते हैं? मेरी चर्चा कर लेते हैं। हाँ, उदाहरण के साथ प्रत्येक वर्ण की क्या कर लेते हैं?
प्रत्येक के नियम की क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। अब देखो कैसे चर्चा करेंगे, अब चर्चा कैसे करेंगे। जैसे नियम नंबर 1 की मैंने यहां पर लिख रखा है नियम नंबर 1। अब ये नियम नंबर 1 होता क्या है, क्या होता है ये नियम नंबर 1, तो मैं यहां पर नियम नंबर आपके सामने लिख दूं, यदि डे और ढे का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। लिख दूं, हाँ भाई, यदि डे और ढे का प्रयोग हाँ डे और ढे का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। हाँ भाई, क्या नहीं लगता रे, बिंदु नहीं लगता है। हाँ भाई, क्या नहीं लगता है, बिंदु नहीं लगता है। मैंने क्या कहा, यदि डे और ढे का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में ही हो जाए तो इनके नीचे क्या नहीं लगता भाई, बिंदु नहीं लगता। और बाकी कंडीशन क्या लगता है, बिंदु लगता है। अब कंडीशन कौन कौन से है जिनको छोड़कर बिंदु नहीं लगता। अब देखो, जैसे मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिखूं, जैसे आपके सामने उदाहरण के लिए एक दो वर्ड लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा डमरू। अब आपने कभी डमरू के नीचे, यहाँ पर डे के नीचे बिंदु सुनी है क्या, नहीं सुनी। जैसे मैंने लिखा डलिया, हमने क्या लिखा, डमरू लिखा, इसी प्रकार मैंने डलिया लिखा, इसी प्रकार मैं डोर लिखूं, ढक्कन लिखूं, हाँ डोर लिखूं, इसी प्रकार जैसे ढक्कन लिखूं, इसी प्रकार जैसे मैं डपली लिखूं। ये क्या है, ये शब्द के प्रारंभ में प्रयोग हो रहे हैं। जब शब्द के प्रारंभ में प्रयोग हो रहे हैं तो इनके नीचे क्या नहीं होगा, बिंदु नहीं आएगा, यानी कि अढ़े और अढ़े के रूप में ये शब्द प्रयोग नहीं होंगे। तो आपने लिखा एक तो डमरू, इसी प्रकार डलिया, इसी प्रकार ढोल, इसी प्रकार ढक्कन, इसी प्रकार क्या लिखा, डपली आदि, आदि या इत्यादि आप लिखे सकते हो। अब मैं बात करूंगा नियम नंबर 2 की। हाँ, एक नंबर रूल आपको समझ में आ गया होगा कि यदि डे और ढे का प्रयोग किसी शब्द के प्रारंभ में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब मैं नियम नंबर 2 की चर्चा कर लेता हूं। हम किसकी चर्चा कर रहा हूं, नियम नंबर 2। अब ये नियम नंबर 2 क्या होता है, नियम नंबर 2 जानने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यदि डे और ढे से पहले अनुस्वार या पंचम वर्ण आ जाए, हाँ भाई, अनुस्वार या पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे क्या नहीं लगता, बिंदु नहीं लगता। तो आप लिख सकते हो, यदि डे और ढे से पहले अनुस्वार यानी अनुस्वार आप इस प्रकार लिख लेना, अनुस्वार या पंचम वर्ण आ जाए, तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। हमें क्या नहीं लगता, बिंदु नहीं लगता। हाँ, यदि डे और डे से पहले अनुस्वार या पंचम वर्ण आ जाए तो भी इनके नीचे क्या नहीं लगता, बिंदु नहीं लगता। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, हाँ, जैसे कहां नहीं आता, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा पंडा, अनुस्वार आ रहा है ना पंडा में, इसको अगर मैं इसी प्रकार लिख दूं पंडा, तो भी ये वर्ड क्या है, सही है। अब अनुस्वार भी आ रहा है, पंचम वर्ण भी आ रहा है, तो इनके बाद डे जो आ रहा है, डे या ढे, इनमें आएगा कि बिंदु नहीं आएगा। इसी प्रकार एक और वर्ड लिखता हूं, देखो, जैसे मैंने लिखा खंड। अब देखो अनुस्वार आ रहा है, इस खंड को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं क्या, हाँ इस प्रकार भी लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं। या देखो अनुस्वार आ रहा है, डे आ रहा है, फिर खंड यानी कि पंचम वर्ण आ रहा है, फिर डे आ रहा है, तो क्या लगेगा, यहां पर क्या बिंदु लगेगा कि नीचे नहीं लगेगा। इसी प्रकार एक और वर्ड, हाँ भाई, जैसे मैंने लिखा पंडित। अब इस पंडित को इस प्रकार भी लिख सकता हूं ना, हाँ, लगा क्या, बिंदु लगा क्या, नहीं लगा। इसी प्रकार एक और, जैसे मैंने लिखूं यहां पर, जैसे एक अपन लिख लेते हैं झंडा, हाँ भाई झंडा। अब इस झंडा को आप इस प्रकार भी तो लिख सकते हो, झंडा। लगा क्या, नहीं लगा क्या, बिंदु नहीं लगा, तो ये क्या कहलाएंगे भाई, तो ऐसे वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ऐसे वाले शब्द भी, यानी कि यदि डे और ढे से पहले अनुस्वार या पंचम वर्ण आ जाए तो इनके नीचे भी बिंदु नहीं लगता। इनमें भी डे और ढे का प्रयोग होता है, अढ़े और अढ़े का प्रयोग नहीं होता। यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी।
अब मैं आगे चर्चा करता हूं। हाँ भाई, नंबर तो रूल नंबर 3 है, पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तीसरे रूल की चर्चा करते हैं। हाँ भाई, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, आगे चर्चा करते हैं। हाँ भाई, दो रूल आपने अच्छे से ध्यान लिए। इन दो रूलों में आपने देखा कि कहां पर डे के नीचे बिंदु आता है, कहां नहीं आता। अब दो रूल और समझते ही आपके जो डे और ढह संबंधी जो आपको कंफ्यूजन रहता है ना हमेशा ही, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर आपके कभी भी अब डे और ढह से संबंधित क्वेश्चन कहीं पर भी पूछ लिया जाए तो आपका क्या नहीं होगा भाई, गलत नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जब वर्ण विचार पढ़ाते हैं तो ये नियम आपको नहीं पढ़ाते, और ज्यादातर पुस्तकों में भी ये रूल नहीं मिलता आपको, तो आपके लिए पढ़ना भी जरूरी होता है। अब अपन बात करेंगे नियम नंबर 3 की। हाँ भाई, किसकी बात करूंगा, नियम नंबर 3 की मैं चर्चा करूंगा। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, हाँ नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि डे और ढह का प्रयोग अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। हाँ भाई, क्या क्या कहता है, यदि डे और ढे का प्रयोग यदि डे और ढे का प्रयोग अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। हमें क्या नहीं लगता, बिंदु नहीं लगता। हाँ भाई, रूल क्या कहता है कि यदि डे और ढे का प्रयोग अंग्रेजी या विदेशी भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे क्या नहीं लगता, तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। हाँ भाई, बात की नीचे बिंदु नहीं लगता। यहां पर आपने नीचे गलत लिख दिया क्या, हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ, शब्द शुद्धि भी आपको साथ साथ तैयार करते चलना है, शब्द शुद्धि में भी आपको ध्यान रखना है बहुत सारी चीजें। तो इनके नीचे क्या नहीं लगता, बिंदु नहीं लगता। अब जैसे ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द, जैसे गुरुजी हमें तो उदाहरण देके समझाओ, ऐसे हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ता। हाँ भाई, उदाहरण देखो, जैसे मैंने लिखा, एक शब्द लिखा रोड, हाँ भाई रोड लिखा, उसी प्रकार मैंने शब्द लिखा लाउड, उसी प्रकार मैंने एक शब्द लिख दिया जैसे क्राउड, इसी प्रकार जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया साउंड। हाँ भाई, साउंड ये क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है क्या, लाउड, क्राउड, साउंड, प्राउड, हाँ प्राउड, इसी प्रकार ग्राउंड, प्राउड, ग्राउंड, ये सभी शब्द क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द है। इनमें लग रहा है कि कहीं बिंदु नीचे नहीं लग रहा। अब देखो दो चार चीजें समझने की बनती है। देखो, एक तो होता है डे, एक होता है आपका ढे, और एक होता है आपके अडे, और एक होता है आपके अढे। होता है कि नहीं होता, ये चार चीजें होती है। अपने इन्हीं पे जब चर्चा कर रहे हैं तो इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये जो डे होता है इसको अंग्रेजी में किस हिसाब से लिखा जाता है, डी, और इसको अपन किस हिसाब से लिखते हैं, डी एच। लेकिन ये जो अडे होता है इसको अपन अंग्रेजी में लिखते हैं आर, और इस अडे को लिखते हैं आर एच। लिखते हैं कि नहीं लिखते। अब देखो, जब अंग्रेजी भाषा का शब्द आएगा तो इनका अगर प्रयोग हो रखा है तो आप कैसे पहचानोगे भाई हिंदी भाषा का शब्द है या अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जैसे मैं आपको कुछ शब्द लिख के दिखाता हूं, जैसे मैंने यहां ये लिखा लाउड, तो आप कैसे लिखोगे इसको, LOUD ऐसे लिखोगे। जैसे आप लिखोगे क्राउड तो आप लिखोगे CROUD। हाँ, अंग्रेजी में हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। जैसे आप लिखोगे साउंड तो आप लिखोगे SOUND, ऐसे लिखोगे साउंड। यानी आपने नोट किया कि यहां पर देखो डी आ रहे हैं, RND, तो ये शब्द क्या है, ये शब्द अंग्रेजी का है। इसी प्रकार जैसे मैं एक आपके सामने एक और वर्ड लिखूं, जैसे आप लिखते हो रेड लिखते हो ना, तो आप लिखते हो RED। इसी प्रकार रोड लिखते हो ROAD, ऐसे लिखते हो, रोड लिखते हो, रेड लिखते हो, ऐसे लिखते हो। हाँ भाई, रोड रेड ऐसे लिखते हो। तो ये क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन इनका प्रयोग कहां होता है गुरुजी, आप तो ये बता दो तो हमारा काम हो जाएगा। तो आपने यहां तक ये चीज नोट कर ली होगी। तो जैसे मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूं, जैसे भीलवाड़ा, हाँ जैसे मैंने लिखा भीलवाड़ा लिखा, अब आपने देखा होगा इस भीलवाड़ा के नीचे ऐसे लिखा रहता है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, हाँ भाई इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, तो आपने देखा होगा BHILA WARA, भीलवाड़ा ऐसे लिखते हो। जैसे आप एक शब्द लिखते हो लालगढ़,
तो आप कैसे लिखते हो, LALA लाल है, GARH ऐसे लिखते हो, लालगढ़ GARH लिखते हो ना। अब देखो यहां RA लिखा यानी अड़ा, अड़ आर आर है, लालगढ़ ध अढ़ यानी RH लिखा ना RH। ये क्यों लिखा, क्योंकि ये सब तो क्या है हिंदी भाषा का शब्द है और ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इनमें अढ़े और अढ़े का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इनमें डे और ढे का प्रयोग हो रहा है। समझ आया? जैसे आप एक शब्द और सीखो भाई, जैसे आपने लिखा लोहागढ़, लोहागढ़ तो आप कैसे लिखोगे, LOHA लोहा GARH ऐसे लिखोगे, यानी लोहागढ़ ऐसे लिखा था। तो आपके अब एक चीज समझ में आती है कि गुरुजी अड़े और अड़े का प्रयोग कहां होता है और डे और ढे का प्रयोग कहां होता है, ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। ये था अपना रूल नंबर 3, यहां तक आप नोट करो, फिर अपन बात करेंगे रूल नंबर 4 पर। नोट करो देखो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे नियम नंबर 4 पर। हाँ बात करेंगे किसमें, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 की अपन चर्चा कर लेते हैं। हाँ भाई नियम नंबर 3 तक अगर समझ में आ गया तो नियम नंबर 4 बहुत आसान है। कैसे, जैसे यदि डे और ढे का प्रयोग, यदि डे और ढे का प्रयोग तत्सम या संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ हो जाए तो क्या होगा, तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगेगा। तो इनके नीचे क्या नहीं लगता, बिंदु नहीं। तो आप एक बात लिख सकते हो, यदि डे और ढे का प्रयोग है, ढे का प्रयोग है संस्कृत या फिर आप कह सकते हो तत्समय, हाँ संस्कृत या तत्समय भाषा के शब्दों के साथ होता है। हमें क्या लिखा, शब्दों के साथ, शब्दों में हो जाए, शब्दों में हो जाए, यहां से लिखना, शब्दों के साथ हो जाए या शब्दों में हो जाए, शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे, तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। हमें क्या नहीं लगता, बिंदु नहीं लगता है। हाँ यहां समझ में आएगा, यदि डे और ढे का प्रयोग संस्कृत या तत्सम भाषा के शब्दों में हो जाए तो इनके नीचे बिंदु नहीं लगता। अब देखो एक तो शब्द होते हैं तत्सम शब्द और एक होते हैं तद्भव शब्द। जब अपन तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे तो इन्हीं चीजों की अपन बहुत डिटेल से भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको समझना क्या है कि तत्सम का मतलब क्या होता है, तत्सम का मतलब क्या होता है। अभी आप ये ध्यान रखना, तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो होते तो संस्कृत भाषा के, लेकिन एज इट इज किसमें प्रयुक्त होते हैं, अपने हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं। यानी तो होते तो संस्कृत भाषा के, लेकिन अपन है जैसा कि जैसा कहां पर प्रयोग लेते हैं, हिंदी भाषा में। लेकिन अगर संस्कृत भाषा के शब्द का बिगड़ा हुआ रूप अगर अपन हिंदी में प्रयोग लेते हैं तो उनको अपन कहते हैं तद्भव शब्द। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। तो अब आपको समझ में आ गया तत्सम या तद्भव क्या होता है। जैसे आप उदाहरण लिख सकते हो संस्कृत भाषा के कुछ एक शब्द, जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, जैसे मैं लिख देता हूं शब्द, हाँ शब्द। इसी प्रकार आपने सुना होगा सडानन, हाँ सुना होगा ना। इन वर्णों के साथ देखो लगी क्या बिंदु, नीचे लगी क्या, नहीं लगी। जब बिंदु नहीं लगी तो ये क्या कहलाएंगे भाई, ये अपने डे और ढे के नियम में पहचान करेंगे। अब इन शब्दों के अलावा, इन नियमों के अलावा जहां पर भी हिंदी भाषा में डे और ढे का प्रयोग होता है वो अपने बिंदु के साथ करेंगे और उनको अपन अडे और अढ़े के रूप में जानेंगे, अडे और अढ़े के रूप में ही पढ़ेंगे। इन 4 नियमों का आपको ध्यान में रखना है, गांठ बांध के रखना है, कहां पर बिंदु आएगा, कहां पर बिंदु नहीं आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन कुछ 1-2 चीजों की और चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा करते हैं, जैसे अपन चर्चा करते हैं रे के विभिन्न रूप। हाँ यहां आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया होगा। हाँ रे के भी 3-4 रूप होते हैं। जैसे रे के मूल रूप से तो 3 रूप होते हैं, लेकिन कुल टोटल जो रूप होते हैं वो 4 रूप होते हैं। अब जैसे वो 4 रूप कौन कौन से होते हैं, रे जानते हो ना, रे। हाँ जैसे आपने देखा होगा रे का प्रयोग देखा होगा, जैसे एक तो आप लिखते हो जैसे राम लिख दिया, एक इसी प्रकार आप जैसे क्रम लिख दिया, हाँ लिखते हो नहीं लिखते, क्रम लिख दिया। इसी प्रकार जैसे आप एक क्रम ये लिख दिया, हाँ या फिर आप लिखते हो जैसे ट्रक लिखते हो, ट्रक।
अब देखो ये चारों रूपों में अलग अलग है तो रे, देखो यहाँ पर रे इस रूप में प्रयुक्त हुआ, यहाँ पर रे यहाँ प्रयुक्त हुआ, यहाँ पर रे यहाँ प्रयुक्त हुआ, यहाँ पर रे इस रूप में प्रयुक्त हुआ। अब ये जो रे के रूप है कहां पर इस रूप में प्रयोग करेंगे, कहां इस रूप में, कहां इस रूप में, कहां इस रूप में, ये कैसे कैसे प्रयोग करते हैं, तो इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। हमें क्या कर लेते हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आप हेडिंग डाल दो रे के विभिन्न रूप। हाँ, रे के विभिन्न रूप, विभिन्न रूप। हाँ, रे के विभिन्न रूप, यहां पर आप हेडिंग डालिए रे के विभिन्न रूप। अब जैसे रे के विभिन्न रूप होते कौन कौन से होते कौन कौन से, जिसमें नंबर आप एक लिख सकते हो। एक तो आप लिख सकते हो रे का जो रूप होता है ये रूप होता है। एक रूप होता है कौन सा अपना ये रूप होता है। एक अपना रूप होता है कौन सा, एक रूप कौन सा होता है, एक रूप होता है ये वाला, यहां लगाते हैं। एक रूप होता है अपना कौन सा, हाँ जैसे अपन यहां लिख सकता हूं इस प्रकार। हाँ, ये क्या अपना रे का रूप। अब जैसे ये वाला है, जैसे इसमें आप लिख सकते हो राम रहीम, ऐसे लिखते हो ना, राम लिखा, रहीम लिखा, रमेश लिखा, रहीम गलत लिख दिया क्या, हाँ रहीम लिखा, फिर इसी प्रकार मैंने रमेश लिखा, तो रे का रूप आपको समझ में आया होगा। फिर जैसे ये वाला वर्ड है, इसमें अपन जैसे कहां का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने लिखा कर्म लिखा, इसी प्रकार जैसे आपने धर्म लिखा, लिखा नहीं लिखा, कर्म लिखा, आपने धर्म लिखा, इसी प्रकार आपने लिखा चर्म लिखा, हाँ चर्म लिखा। इसी प्रकार जैसे इस रे का प्रयोग कहां करते हैं, जैसे आपने लिखा ग्रह लिखा, आपने क्या लिखा, आपने लिखा ग्रह। इसी प्रकार आप और क्या लिख सकते हो, जैसे कर्म लिखते हो, भ्रम लिखते हो, क्रम संख्या भ्रम। हाँ, अब इस रे का प्रयोग कहां करते हो, जैसे आप लिखते हो ट्रक लिखते हो, और आप जैसे इसी प्रकार ट्रक के बाद ड्रम लिखते हो, ड्रम के बाद राष्ट्र लिखते हो, है लिखते कि नहीं लिखते, ड्रम लिखा, इसी प्रकार जैसे आप राष्ट्र लिखा आपने, तो ये क्या होता है, रे के रूप होता है। अब जैसे इन रे के रूपों में जैसे ये तीन तो क्या होते हैं, ये रे के मूल रूप होते हैं। मूल रूप तो कितने होते हैं, मूल रूप तो होते हैं 3, लेकिन अपन बात करूं ये जो 4 होते हैं ये कुल रूप होते हैं। हाँ भाई, कुल रूप रे के कितने होते हैं, तो कुल रूप होते हैं टोटल है 4। आपसे पूछ रहे रे के मूल रूप कितने होते हैं, 3 होते हैं। आपसे पूछ रहे रे के कुल रूप कितने होते हैं, तो रे के कुल रूप कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहां तक आप नोट करो, फिर अपन आज शुरू करते हैं अपना संधि वाला टॉपिक, विधिवत रूप से आगाज करेंगे संधि वाला टॉपिक का। यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब अपन आगे बात करते हैं। हमें यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखो रे का अपन ने बहुत सारे रूपों की चर्चा की। अब देखो होता है तो क्या है, रूप तो कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, लेकिन ये जो चौथा रूप है ये है तो ये तीसरा ही रूप। हाँ भाई, रे तो तीसरा ही है, लेकिन इस प्रकार ही क्यों लगता है, इसका आपको पता है, ये रीजन का, अरे रीजन का ही नहीं पता तो फिर कैसे पता चलेगा। देखो रे तो ये क्या होता है, ये वाला ही होता है, लेकिन ये लगता किस हिसाब से, इस हिसाब से लगता है। जैसे हमें क्यों लगता है, ये क्या होता है कि जो एक चीज तो आप ध्यान रखना कि ये जो रे होता है ना, ये क्या होता है, हमेशा अधूरा रे होता है। पहली बात तो इस रे की ध्यान रखना, ये रे क्या होता है, हमेशा अधूरा रे होता है। बाकी सभी क्या होते हैं, रे पूरे रे होते हैं। अब रे क्या होते हैं, पूरे। अब अधूरा तो केवल एक होता है। अरे भाई, जिसके पास ज्ञान अधूरा होता है ना, वो व्यक्ति हमेशा ऊंचा फुदकता नहीं, फुदकता रहता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कभी उछलता नहीं है, कभी दिखावा नहीं करता। जिसके पास ज्ञान अधूरा होता है, दिखावा हमेशा वही आदमी करता है, वही व्यक्ति क्या करता है, दिखावा करता है। और तो आपको पता है जो दिखावा करता है वो क्या होता है भाई, ऊपर, यानी अधजल गगरी छलकत जाए, आपने सुना होगा ना, कहावत है। तो इसी प्रकार अपन कह सकते हैं जो रे अधूरा होता है वो कहां आता है, ऊपर आता है। बाकी सभी क्या आते हैं भाई, बाकी सभी पूरे रे होते हैं। जैसे आपने देखा ये रे पूरा है कि नहीं है, इसी प्रकार ये अधूरा रे ऊपर आ गया, ये रे भी क्या है, पूरा है, ये रे भी क्या है, पूरा है, ये पूरा है। जैसे आपने इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं भाई, है ऐसे लिखते हैं ना, गे रे ऐसे लिखते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। तो इस प्रकार जैसे ये वाला है ग्रे। अब आपको पता है कि नीचे जो चीज लगती है, जैसे आपने लिखा, अब आप बहुत बार इस टाइप से लिखते होंगे, द्वंद्व जब आप नाम लिखते हो, युद्ध जब नाम लिखते हो, तो इस प्रकार लिखते होंगे। तो आपको पता है जो नीचे वाला है ये तो पूरा होता है, ऊपर वाला क्या होता है, अधूरा होता है कि नहीं होता। अब देखो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे आपने देखा होगा भाई ये ट्रक के नीचे ट्रक क्यों लगा, ऐसे रे क्यों लगा, इसका रीजन जानना चाहते हो भाई, ऐसे क्यों लगा, इसका कारण क्या है। तो आप लिखोगे, देखो ये जो गोल पेंदे वाला वर्ड होते हैं, इसके नीचे क्या होता है, खड़ीपाई नहीं होती। जैसे खड़ीपाई का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने के लिखा, के में ये देखो ये खड़ीपाई है। जैसे इसी प्रकार आपने ते लिखा, तो दे में ये क्या है, ये खड़ीपाई है कि नहीं है ना। इस प्रकार जैसे आपने खे लिखा, ये खे में आपकी ये क्या खड़ीपाई है ना। इसी प्रकार आपने मान लो कुछ और लिखा, धै लिखा, इसमें भी ये खड़ीपाई है कि नहीं है। तो इनके नीचे जब रे लगाएंगे तो अपन यहां लगा देंगे,
क्योंकि रे नीचे जो लगता है वो क्या होता है, पूरा होता है, हमेशा पूरा रे होता है नीचे लगने वाला, और ऊपर जो लगता है वो क्या होता है, अधूरा, बाकी पूरा होता है। अब जब पूरा होता है तो अपन इस रे को जब बिना खड़ी पाई वाले वर्डों के नीचे लगाएंगे, जैसे आपने ट्रक के नीचे लगाया, तो पहले अपन टे को क्या करेंगे, अधूरा करेंगे, अधूरा करेंगे तो अपन क्या लगाते हैं, हलत लगाते हैं, हलत से अपन क्या कर देते हैं, अधूरा, और फिर यहाँ क्या लगता है अपना, रे लगता है, तो ये नीचे क्या लगेगा, यानी कि गोल पेंदे वाले वर्डों के नीचे रे का कौन सा रूप लगता है, रूप तो तीसरा ही होता है, लेकिन इसको अपन इस रूप में प्रयुक्त करते हैं, इसलिए मैंने कहा मूल रूप तो 3 होते हैं, कुल कितने होते हैं भाई, कुल 4 होते हैं, यानी कि होता तो तीसरा ही है, लेकिन होता क्या है, चौथा होता है। जैसे अरे भाई, जैसे आप एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे मान लो वर और वधु का एग्जाम्पल लो, हाँ भाई, वर और वधु का एग्जाम्पल लो। अब आपकी एक चीज समझ में आएगी कि जब शादी होती है, हाँ भाई, जब शादी होती है तो आपने देखा होगा कि शादी में क्या होता है भाई, वर वधु को माला पहनाता है और वधु वर को माला पहनाती है। अब आप बताओ कि पहले माला कौन पहनाती है, वधु या वर? अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता भाई, शादी भी मजे मजे में कर लेते हैं, पता रहता नहीं कि भाई कौन पहले माला पहनाता है। अरे भाई, शादी में पंडित जी क्या क्या मंत्र पढ़ते हैं उनका पता रखा करो। जब शादी करते हो तो शादी कोई ऐसा खेल थोड़ी है, मजाक थोड़ी कर रहे हो भाई, जब मजाक नहीं कर रहे तो इनको सीरियस रहना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है कि पहले वर माला पहनाता है, पहले वधु पहनाती है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने शादी भी कर रखी है फिर भी उनको नहीं पता भाई पहले माला किसने पहनाई थी। तो ध्यान रखना, पहले माला कौन पहनाती है, वधु पहनाती है, फिर कौन पहनाता है, वर पहनाता है। अब जैसे वधु माला पहनाती है तब तो हाँ वो सोचती है, वो बार सोचती है पहनाऊं कि नहीं पहनाऊंगा, फिर वो ऊपर नीचे होती रहती है, माला पहनाती नहीं है, हाँ? लेकिन जब वर माला पहनाता है तो एक ही बार में पहना देता है। क्यों पहना देता है भाई? अरे क्यों? क्योंकि जब आपको पता होगा भाई, ये जाति कहाँ है, महिलाएं शादी से पहले कहाँ जाती है, ब्यूटी पार्लर जाती है। अरे कहाँ जाती है, ब्यूटी पार्लर जाती है, और ब्यूटी पार्लर जाती है तो क्या चेंज होता है, इनका रूप चेंज होता है। क्या होता है? रूप चेंज होता है। और जैसे ही रूप चेंज होता है और आपने इसका बदले हुए रूप में देखा, यानी जो पहले जो आपको दिख रही थी उससे भी क्या दिखती है, सुंदर दिखती है, और पहले वाले से ज्यादा सुंदर दिखती है, तो आप क्या करते हो, तुरंत माला पहना देते हो। क्या करते हो भाई? तुरंत माला पहना देते हो। इसीलिए ये जो रे है, ये है तो तीसरा वाला रूप, यानी कि आपकी महिला जो थी वो थी तो पहले वाली, लेकिन ब्यूटी पार्लर जाके क्या चेंज कर लिया, रूप चेंज कर लिया, और रूप चेंज कर लिया तो आपको पहले से ज्यादा क्या लगने लग गई, सुंदर लगने लग गई। इसी प्रकार यहां पर भी यह है तो यही, लेकिन यहां पर इसने अपना क्या चेंज कर लिया, रूप चेंज कर लिया, इसलिए ये इस रूप में प्रयुक्त हुआ। यानी कि बिना जो गोल पहनने वाले जो वर्ड होते हैं, जिनकी खड़ी पाई नहीं होती, उनके साथ रे का कौन सा रूप लगता है, चौथा रूप लगता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से उम्मीद करता हूं। अब अपन शुरू करते हैं अपने विधिवत रूप से अगले टॉपिक की, और जो नया टॉपिक है अपना, उसकी बात करेंगे आज अपने संधि वाला टॉपिक की। हाँ भाई, किसकी बात करेंगे, संधि की। तो यहां तक पहले एक बार और नोट कर लो अच्छे से, फिर बात करते हैं। हाँ भाई, यहां तक नोट कर लिया तो आगे चर्चा करते हैं। देखो आगे, अब आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब अपन जो अपना अगला जो टॉपिक शुरू करेंगे संधि, वो अपन एक नई क्लास से शुरू करेंगे। कल की क्लास जो होगी उस क्लास में अपन विधिवत रूप से संधि का आगाज करेंगे, वहां संधि का पार्ट 1। अब जैसे बीच में डाल दें ना, फिर बीच में होता क्या है, जैसे कोई बंदा नया बच्चा है और वो देखना चाहता है, यूट्यूब पर सर्च करता है संधि, अब वहां जब अगली क्लास में जब शुरू होगा तो बीच में से शुरू होगा, तो उसको फिर समझने में क्या आएगा, कंफ्यूजन होगा, फिर वो बैक वाला में देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। इसलिए अपन अब संधि जो टॉपिक है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे विधिवत रूप से। शुरू से अपन शुरुआत करेंगे, वहां एकदम 0 लेवल से, बेसिक से शुरू करेंगे, और बहुत टॉप लेवल तक अपन संधि को पढ़ने वाले हैं। तो अब अपनी जो क्लास आएगी, अभी राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर की जो अपनी क्लास चल रही थी, राजस्थान के संत और संप्रदाय, जहां अपन पढ़ रहे थे, वहां से आगे वाली क्लास अपनी अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। तो अभी थोड़ी देर बाद में डल जाएगी, तो आपको अब पढ़ते रहना है, मस्त रहना है, बिंदास रहना है। राजस्थान एसआई के लिए बहुत शानदार आपको तैयारी करनी है, जानदार तैयारी करनी है। जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया उनसे एक दो क्वेश्चन पक्का पड़ेगा। अब हो सकता है सिलेबस आपका कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन जितने भी करवाऊंगा टॉपिक है वो बहुत डिटेल से आपको करवा रहा हूं। एक बार पढ़ लेना अच्छे से, राजस्थान एसआई इस बार आप पार कर जाओगे, ये मैं आपको लिख के देता हूं, आपसे वादा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों। अगर अब लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भाई, कि अगर आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होता है आपको पता चल जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, आपको ये भी पता चले कि हम कितने वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आप पहले सब्सक्राइब, फिर आप पता है ना, लाइक कीजिएगा अगर सेशन पसंद आया हो तो। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ।